ये जो तराजुम वाला मामला है, इस पर कैसे आपका ध्यान आया? कैसे आपने सोचा कि भाई तर्जुमे की तरफ आना चाहिए? जब कोई शेर सबसे अच्छा किसी का शेर लगता था तो उसके साथ क्या सलूक करते थे भाई? उसे लिख लेते थे। बिल्कुल। कोई पता नहीं क्यों डायरी में लिख लेते थे, ऐसा लगता था कि वो पर्सनलाइज सा हो गया। इलियड क्यों नहीं, ओडेसी क्यों? सोचे कि ये सवाल जब मेरे दिल में उठता होगा या जब मैं तो ये मुझ पे ओडेसी में एहसासाती एतबार से कंटेंट ज्यादा है इलियड के मुकाबले में। ये बताए मुझे कि ये दोनों एक ही कहानी तो है। खुदाओं को आपने बिल्कुल हज़फ कर दिया। हज़फ नहीं कर दिया, थोड़ा सा तब्दील से किया है। इसे हमारे यहाँ आज़ाद तर्जुमा कहा जाता है गालिबन, कि आपने एक कंटेंट को लेकर उसको बिल्कुल ही तब्दील करके उसके एसेंस को, उसकी सोल को रखा। कोई भी चीज़ मुकम्मल 100% तर्जुमा नहीं हो पाती, कहते हैं कि कुछ न कुछ रह जाता है, वो शायरी होती है। आपके नज़दीक पोएटिक्स हैं क्या? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन यार सिंपलेस्ट ना इसका जवाब है हाँ। मैं कहता हूँ कि हर कहानी महाभारत में बंद है। अच्छा, ओडेसी में ऐसा क्या नहीं है जो महाभारत में है? रसाई अदब पर क्यों नहीं आना चाहते? चाहता हूँ हाँ। अभी तक अपने आप को इस लायक नहीं समझता। सिर्फ इज़हार मामला नहीं है, उस इज़हार में जो एक्स होना चाहिए ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो एपिक एक ही है, हीरो भी हमारा सबसे मुख्तलिफ है। हमारी एपिक पर काम क्यों नहीं हुआ? ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, हमने उसे ब्रैकेट नहीं किया सर, उसे लेबल नहीं किया। एपिक के कवायद ज़वाबित पर रख कर तरतीब दिया जाए। इस हवाले से हमने बहुत सारे कोने खाली छोड़े हुए हैं, बहुत सारे पहलू तशना है। ये गज़ल का भी और नज़म का भी। फ्यूचर क्या है आपकी नज़र में? क्या आपको क्या नज़र आता है? इसको ना कैमरे जूम कर लें। गज़ल के फ्यूचर का सबूत तो गज़ल के पास्ट में है। मैं भेड़िया था, मैं तेज़ रफ्तार खून नाशाम भेड़िया था। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ाई आली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, मैं हूं फ़ुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। अम्मार इकबाल, द ग्रेट अम्मार इकबाल। जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी कहा है, मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बड़ा फ़ैन इनका कोई हो सकता है। अम्मार इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आज के दौर में, दौर हाज़िर में, यंग जनरेशन के शोरा में शायरी का एक रुख तब्दील किया है। इन्होंने जो भी किया है, ग़ज़लें कहीं तो एक नया एक्स फैक्टर लेकर आए बीच में, नज़में कहीं तो उसमें एक नया एक्स फैक्टर लेकर आए, तर्जुमे किए तो उसमें एक मुख्तलिफ रंग लेकर आए। और जैसे हमने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है कि जब ये रसाई अदब की तरफ आएंगे, सलामों की तरफ, मनकबतों की तरफ, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक्स फैक्टर और मुझे मिलेगा तब मैं इस तरफ आऊँगा। तब तक वो इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो खैर, ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड एपिक्स पढ़ी हुई हैं। महाभारत को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है, मेरी फील्ड है, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ की मेरी फील्ड है। तो यूनानी मज़हब या जो नॉर्स मिथोलॉजी है या इंडियन मिथोलॉजी जो है, संस्कृत मिथोलॉजी, महाभारत हो, रामायण हो या जितने पुराण हों, जितने उपनिषद वगैरह हों, सारे मेरे बहुत पढ़े हुए हैं। सब पर मेरी अच्छी खासी रिसर्च है, अच्छी खासी मेरी यानी कि वो मेरे बहुत टची सब्जेक्ट है और बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। और फिर हमारी एपिक आती है करबला। हमारी एपिक के मुख्तलिफ रंग, हमारी एपिक के मुख्तलिफ न्यूआंसेस जो हैं, हाँ, ये है कि हमारी एपिक सिंगल डायमेंशनल है। वैसे है तो मल्टी डायमेंशनल, लेकिन स्टोरी वाइज सिंगल डायमेंशनल है। और उसके अंदर इतने ज़्यादा रंग नहीं है, ग्रेज नहीं है उसके अंदर। हमारी एपिक के अंदर ब्लैक एंड वाइट है, जो कि होना भी चाहिए। जाहिर है, हम ब्लैक एंड वाइट दुनिया में रह रहे हैं, हम ब्लैक एंड वाइट मज़हब को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ या तो एक चीज़ बुरी होती है या तो एक चीज़ अच्छी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी एपिक में ग्रेज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें ग्रेज आने भी नहीं चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ एपिक्स में ग्रेज भी हैं। तो मुख्तलिफ एपिक्स का ओडेसी, जिसे हम ओडेसी भी कहते हैं, लेकिन ओडेसी, मैं उसे ओडेसी कहता हूँ और कई ज़ुबानों में उसका प्रोनाउंसिएशन ओडेसी है। तो ओडेसी और महाभारत और करबला, इन 3 एपिक्स का एक तकाबुली जायज़ा है। और जब हमारी एपिक पर बात आती है तो ये भी बात होती है कि फिर इस पर एपिक के हिसाब से, रज़मिये के, अलमिये के हिसाब से, ट्रेजेडी के हिसाब से प्रॉपर काम क्यों नहीं हुआ। मरसिये वगैरह ये एक अलग मामला है, लेकिन प्रॉपरली इसको एक अदबी शाहकार बनाकर क्यों पेश नहीं किया गया। हाँ, अनीस दबीर ने मरसिये के एतबार से जो किया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस पर एपिक की तर्ज पर किस तरह का काम होना चाहिए, उस पर हमने डिस्कशन किया। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं हुई। अम्मार इकबाल साहब इज़ ऑन फायर नाउ।
वो इस पॉडकास्ट में ही इज ऑन फायर। हम शायरी पर भी बात करते हैं, उनकी स्पेसिफिक शायरी पर भी बात करते हैं, मुशायरे पर बात करते हैं, हम गज़ल और नज़म के फ्यूचर की बात करते हैं, हम पोइटिक्स पर बात करते हैं, शेरियात क्या होनी चाहिए, शेरियात क्या हैं, और नज़म और गज़ल में मुख्तलिफ क्या है। ये तमाम डिस्कशंस हमने की हैं, और जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी कहा है कि हम इन मौज़ूआत पर घंटों बैठकर वैसे भी डिस्कस करते हैं। हम 2-3 मरतबा हमने हमारी बड़ी तवील डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। और ये हुआ है कि जब हमने काफ़ी डिस्कशन हो गई तो मैंने कहा मार भाई अब आए कैमरे के सामने यही बातें कैमरे के सामने करते हैं। तो जो कुछ रह गया था हमारा वो हमने कैमरे के सामने बात की। खैर, आपकी ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाह रहा मैं, अब आप पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, मेरा ये दावा है और मैं अपने दावे पर इतना सादिक हूँ कि मैं ये काबे की छत पर खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैं इस शख्स का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। इस शख्स के हर शेर के हर मिसरा मुझे याद है, और मैंने इस शख्स के हर शेर के हर मिसरे पर लोगों के साथ घंटों बहसें की हैं। नज़्में हों या ग़ज़लें हों, या जो उन्होंने उसके बाद काम किया है, जो कि बाद का काम, जो तराजिम का काम है, वो मुझ तक बहुत देर से पहुँचा, लेकिन जब मेरे पास पहुँचा तो मैं उसमें भी उनका फ़ैन हो गया। ये कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे देरी हुई उसमें और मुझे इसमें खुद पर बहुत गिला है खुद से। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार इकबाल साहब, और किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अम्मार भाई कैसे अहवाल हैं, कैसे मिज़ाज है? बस जी आपकी दुआ ज़बरदस्त, आप सुनाएं। दरअसल मामला ये है कि अम्मार भाई के साथ हम ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचा कि अम्मार भाई के साथ जो बात होगी अब रिकॉर्ड पर होगी, क्योंकि अगर ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर ली तो फिर रिकॉर्ड में आने वाली बात सब खत्म हो जाएगी। अम्मार भाई सबसे पहले मुझे बताएँ, मैं कोई रिवायती सवाल वगैरह नहीं करना चाहता आपके साथ। वो जिस तरह हमारी पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं उसी उसमें रखना चाहता हूँ, रविश में। पहले आपने ग़ज़लें कहीं, जनाब। ग़ज़लों पर हम बात करेंगे, आपने नज़्में कहीं, फिर आप तराजिम पर भी आए। आपकी जो शायरी से रिलेटेड जो आपकी जर्नी है, वो आपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट में कही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं टाइम ही वेस्ट नहीं करना चाहता। ये जो तराजिम वाला मामला है, ये इस पर कैसे आपका ध्यान आया? कैसे आपने सोचा कि भई तर्जुमे की तरफ आना चाहिए मुझे? इस पर मुझे ज़रा बताएँ। ये भी ऐसा कोई अगर बिल्कुल इब्तिदा से पूछे ना तो कोई शऊरी ऐसा फ़ैसला नहीं था कि मैंने अचानक तर्जुमे करने शुरू कर दिए। काफ़ी अरसे से मैं पहले तो ऐसे ही शौक-शौक में कर रहा था। वो शायद एक जनरेशन नहीं रिलेट कर पाए लेकिन शायद आप रिलेट कर लें। जब कोई शेर सबसे अच्छा किसी का शेर लगता था तो उसके साथ क्या सलूक करते थे भाई? उसे लिख लेते थे। बिल्कुल। कोई पता नहीं क्यों डायरी में लिख लेते थे, ऐसा लगता था कि वो पर्सनलाइज़्ड सा हो गया है। ये वो इसी तरह कोई कहानी पढ़ी ना, अगर मैंने कोई भी चीज़ पढ़ी, एक बार पढ़ के तसल्ली नहीं हुई, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के फिर बहुत पसंद आती थी तो मैं इसे तर्जुमा करके अपने पास लिख लेता था। ये आपने बड़ी कमाल की बात की और मिसाल आपने बड़ी कमाल दी है। हाँ, मैं तो मानूँ मुझे वैसे ही बस फ़याज़ का जो कैसे सिलसिला था, हाँ, बिल्कुल। वो ऐसा अजीब एक सेंस आता है कि इसको मैंने ना पर्सनलाइज़्ड कर ओन हो गई है, वो मेरी हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो पहले मैं ऐसे करता था, फिर किसी ने वो छाप दिए कोई तर्जुमे और उसके बाद बस फिर सिलसिला ऐसा हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद आई उसका मैं तर्जुमा किया। फिर कुछ चीज़ों से तसल्ली नहीं हुई, जैसे काफ़्का का एक नॉवेल है मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल। इस एक किताब के बारे में शायद मार्कीज़ ने कहा है कि जब मैंने ये किताब पढ़ी उसके बाद से ना आज का दिन है और वो दिन है कि मैं चैन से सोया नहीं। क्या अब बात! उसका तर्जुमा किया, तर्जुमा करके फिर चैन नहीं आया तो फिर मैंने उसका मंज़ूम तर्जुमा किया। ये आपने बड़ा काम किया है वैसे। तो बस ऐसे चल रहा है काम। अच्छा, काफ़्का ही क्यों? बहुत बड़ा अदब है, मगरिबी अदब में बहुत बड़ा, और रूसी अदब भी बहुत बड़ा है। काफ़्का ही क्यों? क्या रग़बत है काफ़्का से आपको? ज़रा वो ये बताएँ ज़रा। मेरे ख़्याल से हर एक का कहीं न कहीं किसी न किसी जगह झुकाव तो होता है हैकेट है, इसमें जेन ऑस्टन है, और बड़े अपने बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। मिज़ाज का इसमें अमल दख़ल ज़्यादा है शायद। जिस हाँ, मिज़ाज का इसमें अमल दख़ल ज़्यादा है, मुख़्तसर बात आप ये समझें। और फिर क्यों मैं पूछता हूँ, तराजिम क्योंकि इसके अलावा काफ़्का के अलावा मैंने कामियों के काफ़ी किए। कामियों के 2-3 बिल्कुल, नॉवेल किए हैं, बहुत ख़ास मेरा झुकाव उधर भी रहा है लेकिन बस अपनी पसंद शायद मिज़ाज। ओडेसी क्यों? इलियड क्यों नहीं, ओडेसी क्यों? बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, नहीं, ये बड़ा वैलिड सवाल है। और सोचिए कि ये सवाल जब मेरे दिल में उठता होगा या जब मैं तो ये मुझ पे
कहाँ से मैं इसका जवाब देना शुरू करूँ? इंशाल्लाह इरादा तो है मेरा, इलियड का भी है। यकीनन इरादा तो है। जब इसको तो छोड़े ना, बल्कि एक नज़्म आपने सुनी होगी इसकी, रेवन, एलन एडगर पो बिल्कुल, रेवन, बिल्कुल। उसका तर्जुमा आपने शायद सुना होगा, इट टुक मी इयर्स। सही। उस नज़्म को अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ें तो उसकी खूबसूरती, उसकी पुरअसरारियत, उसके ख़ास रिदम पे कायम है। वो रिदम उर्दू में मिल नहीं रहा था मुझे। एक बार वो मिला तो शायद नज़्म ने मुकम्मल होने में मेरे ख़्याल से 1 दिन भी नहीं लिया होगा। लेकिन ओवरऑल तो 4 साल लगे सिर्फ़ एक उसकी उस उर्दू में उस रिदम को ढालने में। वैसे मैंने आपको कहा अच्छा। था ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी मैं 2 चैप्टर्स पे आखिर में फँस गया हूँ और वो अब तक नहीं हो पा रहे, बस साल गुज़र गया है, ऐसे बस होता है। बस यही है। लेकिन मैं फिर वहाँ पर आता इलियड की हूँ। हाँ, आ जाइए इलियड पे। ओपनिंग, हाँ, पहली लाइन ही ना, पहली पहली लाइन के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ, वो आपसे इतनी तवज्जो माँगता है ना कि अब तक कर नहीं पाया मैं। ओडेसी बस पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद कोई और काम हो ही नहीं सका, फिर वो होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। और उसमें फिर अपने आप को किसी फ़ॉर्म का भी मैंने पाबंद नहीं रखा कहीं पर, यानी उसमें आप देखते होंगे कहीं पर मुकालमा शुरू हो जाता है, कहीं आज़ाद नज़्में, कहीं नसरी नज़्में, कहीं प्रोनेट है। ओरिजिनली भी ओडेसी की यही फ़ॉर्म। खुद जब मैंने ओडेसी आपकी सुनी, पढ़ने वाला मामला तो नहीं, वो सुनने वाला मामला है। जब मैंने सुनी मुझे ये महसूस हुआ कि आप शायद ये समझते हैं कि ओडेसी में एहसासाती एतबार से कंटेंट ज़्यादा है इलियड के मुकाबले में। मसलन एक खातून का आपने शौहर के कफ़न को सीते रहना, 10 साल तक सीते रहना, ये इलियड में इस तरह की इमेजरी नहीं है। नहीं, ऐसा 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 नहीं है, है तो उसमें भी। ये बताएँ मुझे कि ये दोनों एक ही कहानी तो है? हाँ, बिल्कुल, ये एक एक कहानी है, बिल्कुल। बस उस एक कुछ पहलू इधर हैं, कुछ पहलू उसमें यही हैं। तो इसलिए तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आपने दूसरा हिस्सा पहले किया और हाँ, पहला हिस्सा आपने नहीं वो किया। हो बस उसका जवाब ये है कि वो हो गया। पहला हिस्सा अभी तक हुआ नहीं, हो नहीं पाया मुझसे भी। क्या बस बात है! इरादा है, दुआ क्या करें। और शायद ये भी है कि इलियड मेरे ख़्याल से ओडेसी से बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। उसमें कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं ओडेसी के एतबार से। उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं। हाँ, यकीनन, यकीनन ऐसे ही। अच्छा ओडेसी पर बात करते हैं। वैसे मैं अवाम को बता दूँ ओडेसी होमर की एक होमर का नज़्मिया है, एपिक है, जो कि 2000 साल क़ब्ल मसीह 2000 साल सही कह रहा हूँ मैं? 2000 साल क़ब्ल मसीह की है और अदब में यूनानी अदब में मग़रिबी अदब में बिल्कुल यहाँ तक कि मशरिकी अदब में भी उसका एक अपना मकाम है और अमार भाई ने उसका तर्जुमा किया है। ओडेसी में आपने कई चीज़ों को हज़फ़ किया, हुँ, खुदाओं को आपने बिल्कुल हज़फ़ कर दिया। इसकी क्या वजह थी? हज़फ नहीं कर दिया, थोड़ा-सा तब्दील सा किया है, थोड़ा-सा तब्दील किया है बस उसको वजह क्या शायद, हुई? यानी कि खुदाओं को दानिस्ता तौर पर निकालना ताकि ज़रूरी था? नहीं, ताकि मैं और आप इसको बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएँ। ऐसी बात मुझे मुझे महसूस होता है, अव्वलन तो ओडेसी आपने एक जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ही मुख्तलिफ है और फिर सिर्फ़ खुदाओं को नहीं आपने जो ओडेसियस की अपनी जो जर्नी है, उसमें से भी आपने कई चीज़ों को निकाला। उसके कई जो स्टॉप्स हैं, कैलिप्सो का जो उसका आइलैंड पे स्टॉप है। हाँ, नहीं, क्लिप्सो वाला हिस्सा तो है, कई हिस्से उसके ऐसे हैं जो अ, उस एतबार से पता नहीं चलते, यानी मिसाल के तौर पर जहाँ पर वो मकरामे इस्तेमाल हुए हैं, हाँ, वो क्लिप्सो वाला हिस्सा है, जिसमें कोई कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हज़फ हैं उसमें से, बहुत सारे उसके एडवेंचर्स हज़फ हैं, क्योंकि वो फिर बहुत ही तवील हो जाती। ये इतने करने के बाद तकरीबन इसके एक एक रीडिंग 40 मिनट की है शायद, बिल्कुल। बहुत तवील हो जाती। अच्छा मैं जब आपकी मैंने ओडेसी सुनी, मुझे एक शिकवा है, गिला है हुँ। आपसे वो मैं करूँगा। जो वो पार्ट है जिसमें ओडेसियस अपनी कहानी खुद सुना रहा है। हाँ, दोनों बादशाह को और उसको नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। वो जो पूरा एक सिलसिला है उसमें उसका एक मुख्तलिफ कमाल है। हुँ। वो आपने उसके अंदर हज़्फ़ किया। आपने बिल्कुल एक मुख्तलिफ रंग दिया उसको यानी कि जो एडवेंचर्स हैं वो आपने उसको मुख्तसर भी किया और आपने एक मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग दिया उसको। वो आपने पार्ट जो निकाला, वो आपको नहीं निकालना चाहिए था। यार वो मेरा बनता नहीं था। उस
का कहानी बयान करने के लिए ना इसके अलावा कोई और नरेटर बनने की हिम्मत नहीं पड़ी है। हाँ, सही। होमर की बात थी। यानी होमर तो यूलिसियस बन सकता है बिल्कुल। और कोई नरेटर चुनने की ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ी इसमें। जहाँ आपने ओडेसियस के खुतबात का तर्जुमा किया है। फिर उसका लहजा, हाँ, फिर उसके लहजे का ग्रेंजर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको वो मूवी का ट्रेलर भेजा था, आपने देखा है वो? जी हाँ, जी हाँ। अरे हाँ, कमाल की मूवी है, देखें आप बिल्कुल उसका। मैंने देखी। देखी है? बल्कि उसी वक्त तमाम तो मैंने कुछ उसी वक्त जब मैं ये लिखने के लिए अपनी मुख्तसर सी रिसर्चेस कर रहा था उसमें कई चीज़ें मैंने देखी। ओडेसियस को बहुत लोगों ने फिल्माया है, लेकिन जिस तरह इसने उसको किरदार निभाया है, बड़ा कमाल का किरदार निभाया है उसने। ज़बरदस्त। तर्जुमे की क्या करंट जो सूरत हाल है, कोई अता पता नहीं है, मुतरजिम किसी काम का नहीं है आजकल, ना पाए का तर्जुमा हो रहा है, तर्जुमा हो ही नहीं रहा। दरअसल मैं अगर इस तरह कहूँ, तर्जुमा नहीं हो रहा। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, हर कोई ना उसके पास जुबान का कमाल है, ना उसके पास इल्म है। उससे बेहतर तो एआई कर लेता है तर्जुमा। बस अब यही है ना कि एक तो वजह ये भी है कि कोई इसकी इतनी ख़ास ना अब ज़रूरत भी लोग ये समझ रहे हैं कि कोई इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं रह गई। इसलिए बेइंतहा लापरवाही से काम हो रहा है यानी अज़ीम तरीन अदब का भी अगर कोई तर्जुमा कहीं से हुआ हुआ अगर आप देख लें तो ऐसा लगता है कि कोई मैट्रिक के बच्चे ने सिर्फ इसको ट्रांसलेट किया है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो इससे बेहतर काम तो अब ऑटोमेटिक हो रहा है, अब एआई से हो रहा है। क्या ये वजह तो नहीं कि आप दानिशा तौर पर तर्जुमे भी इस आए? वजह से कि आप ना वो ज़्यादा आपने इसको गैर अहम समझ लिया है। अब इसको यानी गैर अहम समझा जा रहा है। आपके नज़दीक ये अहम है? दोनों हवाले से, दोनों एतबार से अहम है। एक जो ख़ास तौर पे जैसे मैंने ज़िक्र किया ना कि फिर एक चीज़ का नस्र में तर्जुमा करके फिर दोबारा उसका मैंने नज़्म में भी तर्जुमा किया। एक उसको आप अगर वो नज़्म सुन के अपनी राय से नवाज़ें मुझे। उसमें एक बात ये भी वाज़ेह होती है कि ज़ुबान के अपने दामन में ना कोई कमी नहीं है। उर्दू में इतनी वसअत है कि वो हर तरह के मौज़ूआत को इज़हार दे सकती है, बिल्कुल। एक्सप्रेशन इसमें मिल सकता है। एक ख़ास वजह मेरे तर्जुमा करने की ये भी थी कि ये बात भी किसी न किसी तरह साबित होती रहे कि ज़बान में कुछ भी आ सकता है अगर आपको ढालना आता है। बिल्कुल। उमूमन हम शिकायत करते हैं ना कि मौज़ूआती एतबार से हम देखते हैं तो हमें उर्दू में चीज़ें कम मिलती हैं या ये वो ज़बान नहीं है, तो उसमें कमी ज़ुबान की नहीं है। सही। यानी कहीं अगर आपको काफ़्का का रस कम होता हुआ महसूस हो रहा उर्दू में, तब ये बात साबित होती है और वो कम होता हुआ महसूस हो रहा था जिस तरीके से जितनी लापरवाही से अमूमन तराजिम आपके सामने बिल्कुल। आ रहे थे, आप वो पढ़ रहे थे। बिल्कुल, ये तो अभी वहाँ पर इतने पढ़े हैं नए जी हाँ। तर्जुमे जो मैंने मंगवाए हैं। दूसरी वजह क्या मैंने है? ये बताया ना कि दूसरी वजह तो यही कि एक तो ज़बान, एक तो ये था कि वो अव्वलन तो शौक यही कर रहा था, खुद ब खुद ही कर रहा था। दूसरा ये कि ज़बान में ना उर्दू में कोई कमी नहीं, किसी भी मौज़ू को ये अपने अंदर इज़हार दे सकती है। अच्छा अम्मार भाई, आपके तर्जुमा करने का जो है ना सिलसिला भी एक थोड़ा मुख्तलिफ है, जो कि आपके पूरे करियर का एक वो है सिस्टम कि आपने हर चीज़ मुख्तलिफ की है। आपने एक एनार्किस्ट होने का सबूत दिया है कि आपने हर चीज़ में जो बाउंड्रीज़ बनी हुई थी उसको आपने तोड़ा है। इसे हमारे यहाँ आज़ाद तर्जुमा कहा जाता है ग़ालिबन कि आपने एक कंटेंट को लेकर उसको बिल्कुल ही तब्दील करके, उसके एसेंस को, उसकी सोल को रखा और उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। ये भी दानिस्ता था क्योंकि तराजिम के भी अपने क़वाइद व ज़वाबित हैं। वो आप शायद कुछ पोएटिक एडप्टेशंस की बात कर रहे हैं, कुछ तो पोएटिक एडप्टेशन है कि जिसमें सिर्फ़ मौज़ू को नज़्म किया गया है। सही, उसमें सिर्फ़ मौज़ूआत को नज़्म किया गया है सही। और यानी कि एक बात है ना कि कोई भी चीज़ मुकम्मल 100% तर्जुमा नहीं हो पाती। कहते बिल्कुल। हैं कि कुछ न कुछ रह जाता है। फिर एक बात ये है कि शायरी की तारीफ़ करते हुए कोई बयान ये करता है कि तर्जुमा करते हुए जो रह जाता है, वो शायरी होती है। क्या तो इन बात है! दोनों बातों को मिला लें, क्या बात है! सही, बिल्कुल
कि फिर अगर एक नॉवेल का तर्जुमा करते हुए जो चीज़ रह रही थी वो रही हुई चीज़ फिर उसकी पोएटिक्स से पूरी करने की कोशिश की गई है। तो उसको पोएटिक एडप्टेशन के तौर पे लें कि सिर्फ वो थीम अडॉप्ट की गई है और उसको इज़हार किया गया है, बयान किया गया है। मैं वापस एपिक्स पर आऊँगा क्योंकि वो Yeah. उस पर मैंने बड़ी बात लंबी बात करनी है आपसे। प्रोनेट ये भी क्या आपने काम मैं अब खुलकर बता नहीं रहा। मैंने पढ़ी मुझे बहुत मज़ा आया। सीधी बात है मैंने पढ़ी मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन एक ये जो नया आपने एक सिन्फ़ का इजाद किया है, इसका रीज़न क्या है? मैं आपका साइकी समझना चाह रहा हूँ इसके पीछे। इसका रीज़न आप है ना सर, आप 30 साल से बहस कर रहे थे और कोई एक तरफ लग नहीं रहे थे। प्रोज़ पोएट्री को लेके कि मैं इसको शायरी कैसे मान लूँ? किस बुनियाद पर मैं इसको शायरी मान लूँ कि नसरी नज़्म लिखने वाले यकीनन बजा तौर पर कहते थे कि भई नज़्म आपके सामने है, इसकी आप नज़्मियत से नहीं इनकार कर सकते। और एतराज़ करने वालों का एतराज़ भी वैलिड था कि इसमें कहाँ है नज़्मियत आप दिखाएँ। नहीं जी, एक अंदरूनी आहंग इसमें मौजूद है। देखें, अव्वलन जब इज़हार को वुसअत की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ? नून मीम राशिद के तजुर्बात, मीरा जी के तजुर्बात, आज़ाद नज़्म बुनियादी तौर पर कैसे पैदा हुई? क्या 3 तसलीस क्या थी शायरी की? 3 चीज़ें रदीफ़, काफ़िया या मीटर? बिल्कुल। मीटर को रख लिया गया, रदीफ़ काफ़िये को छोड़ दिया गया, आज़ाद नज़्म पैदा हुई, आज़ाद नज़्म को राशिद जैसा लिखने वाला मिला, आज़ाद नज़्म कायम हो गई। क्या हुआ था कि आपने एक चीज़ को आज़ाद कर दिया था, एक चीज़ पर पोएटिक्स कायम की थी। इसी का अपोज़िट काम प्रोनेट में हुआ है कि रदीफ़ व काफ़िया रख लिया गया है, मीटर को छोड़ दिया गया है, तो इसमें मसला क्या है? अब लाइनें इसकी जो हैं वो यकीनन नसरी हैं, नसरी लाइनों को आपने बस काफ़िये का पाबंद किया है। नाम इसको आप चाहे कुछ भी दे लें, वो चूँकि ज़्यादातर इसमें जो राइम स्कीम है वो सोनेट की इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। ज़्यादातर इसमें सोनेट की इस्तेमाल होती है, तो प्रोनेट कह लें, नाम इसको कोई भी देख लें। अब ये है कि नसरी नज़्में किसी भी नाम से लिखी जाएँ, लेकिन उनकी नज़्मियत ज़्यादातर पिछले अरसे में सामने आने वाली नसरी नज़्में देखें तो ज़्यादातर उसमें यही है कि नज़्मियत आप कवाफ़ी से उसमें कायम कर रहे हैं या रदीफ़ से कायम कर रहे हैं। अमार भाई मुझे ये बताएँ ताकि सुनने वाले समझें, आपके नज़दीक पोएटिक्स हैं क्या? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहर काफ़िया रदीफ़ के अंदर बंधी हुई चीज़ है या इससे आज़ाद है? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन यार सिंपलेस्ट ना इसका जवाब है हाँ। 3 आपने चीज़ें ली ना, हाँ, हाँ। इस चौथी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या इन तीनों चीज़ों में बंधना इसका ज़रूरी है या इनसे भी आज़ाद? बहुत ज़रूरी है सर, बहुत सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली शर्त सौती जमालियात हैं। सबसे पहली शर्त हुँ। सुनने में अच्छा हाँ, लगना, हाँ, क्योंकि है ही सौती इल्म ना। सुनने में अच्छा लगना बिल्कुल। चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। इसकी जो इमारत है वो इन्हीं 3 ईंटों पे खड़ी। चौथी बात आप मुझे बता दें। नहीं, चौथा बिल्कुल, कुछ किसी भी ज़बान में नहीं है ना चौथा। नहीं, बिल्कुल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये 3 सुतून ना हों, तो फिर एक शख़्स कैसे कह सकता है कि ये पोएटिक्स नहीं है? नहीं है ना, फिर शायरी नहीं है ना, फिर शायरी नहीं कहलाएगी, फिर शायरी नहीं होगी। तो क्या आया शायरी टेक्निकैलिटी का नाम है? नहीं, शायरी टेक्निकैलिटी का नाम नहीं है। सबसे पहला ताल्लुक उसका आपके कान के साथ है। सही। शायरी पैदा कहाँ से हुई होगी बताएँ? सोचें ज़रा, शायरी कहाँ से पैदा हुई? वो जो वाक़या है वो नहीं, वो भी छोड़ हाँ दें, जी, ऐसे ही मतलब सबसे लूज़ सेंस में पता है, शायरी शायरी काफ़िये से पैदा हुई होगी भाई। ज़ाहिर है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा नहीं हो सकती। हाँ, वरना तो नस्र होती वरना नस्र होती फिर शायरी शायरी क्यों कहलाती? काफ़िये से पैदा हुई है। बिल्कुल, यानी शर्त जो है वो ये है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कवाफ़ी तो हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम अरब में चले जाते जी। हैं, तो वहाँ पर तो उनके आम गुफ्त व शनीद के अंदर कवाफ़ी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो गुफ्तगू का वो हिस्सा शायरी होती है, उनकी गुफ्तगू का वो हिस्सा शायरी होती है। भई नस्र में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं हाँ, और नस्र का वो हिस्सा शायरी होती है। हाँ, यानी कि ये आपने एस्टेब्लिश कर दिया समझ है। में हाँ, हाँ, ये अगर नस्र में भी कवाफ़ी इस्तेमाल होंगे तो भई वो शायरी हाँ है। जी। सही है, पूरी नस्र को शायरी नहीं कहें ना आप उस वो हाँ, से। सही है। हम देखते हैं अक्सर नस्र में देखते हैं कि कहीं जो है चलें हम बड़ी बात नहीं करते, हम यही अरब की बात कर लेते हैं। इनके तो रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर शायरी है और बल्कि हमने लखनऊ में भी देखा है, कई अफ़राद हैं, वो बात ही कवाफ़ी के साथ करते थे। देखिए, पोएटिक समझने की बात है ना, हाँ, बिल्कुल। पैदाइश काफ़िये से शायरी।
तो ये कैसे, इसका कैसे तायुन होगा कि एक जो सुतून है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो 2 सुतून हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे आज़ाद हुआ जा सकता है? ये तो नहीं कहा किसी ने कि इनमें से अहम कौन-सा है। भाई जिस तरह नज़्म, हमने नज़्म देखी, आज़ाद नज़्म देखी, उसमें जी हाँ, रख दिया गया, मीटर को रख उसमें दिया गया। यानी कि यानी इस बात को आप इस तरह कायम करें कि कोई भी एक, शायर कह रहा है कि कोई भी एक, हाँ, अगर 3 ना हो तो कम उन्होंने से वो कम एक, हाँ, उन्होंने वो रखा, इन्होंने ये रखा। कम से कम एक ज़रूर हाँ, रखेगा। कोई भी एक। तो वो जो जो पहली शर्त थी, कोई भी एक, यानी अच्छा इस शर्त को भी मज़ीद एक्सपेंड कर लें कि भई हम ये भी नहीं कह रहे हैं ना कोई भी एक, हम तो ये कह रहे हैं कि बस सौती जमालियात बरकरार रहें, सुनने में अच्छा लगे हमें। और हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि भई इन 3 के अलावा अगर आपको कोई चौथी बात पता है, तो आप बता दें। फिर आप कह देंगे नहीं जी अंदरूनी आहंग, और अंदरूनी आहंग को मैं कहा नहीं वो मुझे तो तो नहीं वो काउंट नहीं होता, हाँ। अंग तो काउंट नहीं होता ना। हाँ जी। ये तो मैंने ज़ेली बात की है पूरी, यानी कि जानबूझकर आपको छेड़ने के लिए। फिर एपिक पर आते हैं। आपने जो ओडेसी वाली वीडियो है, आपने उसमें आखिर में कहा है कि हर कहानी हुँ, ओडेसी में बंद है। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था कि मेरा इसमें इख्तिलाफ है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि हर कहानी महाभारत में बंद है। ओडेसी में भी वो कहानियाँ नहीं हैं जो महाभारत में कहानियाँ हैं। अच्छा। हाँ, मेरा इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ कि जो जो महाभारत की कहानी है, उसमें वो तमाम रंग मौजूद हैं जो ओडेसी में नहीं है। वाह! आपने क्या देखा है महाभारत को कभी पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ? क्योंकि आपका फिर ये मुझे फ़ील्ड है देखना आपकी। चाहिए। नहीं, अब मुझे देखना चाहिए, मैंने नहीं अभी तक देख पाया मैं। क्योंकि जितने अगर आपका ये कहना है तो फिर वाक़ई देखना चाहिए। क्योंकि आप यानी देखें, हाँ, बिट्स एंड पीसेस में तो पढ़ी, सुनी, देखी है, लेकिन बाकायदा क्योंकि अगर आप एक सतही बात भी देख लें, जितने तमाम रिश्ते हैं, उन तमाम रिश्तों की एक अक्कासी महाभारत में मौजूद है। वाह! जितनी दुश्मनियाँ हैं, उन तमाम दुश्मनियों की अक़साम जितनी हैं कि भई, भाई-भाई का दुश्मन है, बाप-बेटे का दुश्मन है, अगर किसी खातून का मामला है, तो वो वाली दुश्मनी भी है। दुश्मनी की भी जितनी अक़साम हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इश्क की जितनी अक़साम हैं, वो भी सारी वहाँ पर मौजूद हैं। हर अक़साम, हर कहानी शानदार। महाभारत के अंदर हमको मिल जाती है। वहाँ पर हमें हठधर्मी भी मिलती है, वहाँ पर हमें तस्लीम भी मिलती है, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। और फिर वो जो एक तिलिस्माती रंग है, वो तो एक अलग अच्छा, मामला है। ओडेसी में ऐसा क्या नहीं है जो महाभारत में है? मुझे मुझे ये महसूस होता है कि ओडेसी अपने आप में बतौर एपिक तो कमाल की है, इसमें हुँ, तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जितना डेप्थ महाभारत में है, हुँ। ओडेसी में वो डेप्थ नहीं है। मैं आपको अच्छा। मिसाल देता हूँ। ओडेसी के अंदर एक, अगर आप इलियड से ही ले लें, तो वो एक जो खुदाई सिलसिला है ओलंपिस का और ज़्यूस का और अपोलो का मसला है और एथीना है और ये सारे मामले हैं। यहाँ पर एक ऐसा मसला है जो अवाम को कनेक्ट नहीं करता, अवाम के साथ कनेक्ट नहीं होता। ये खुदाओं का मसला है। हुँ, जिस वजह से आपने ही इसको कनेक्शन के लिए वो खुदाओं को हुँ, हुँ। निकाला। वहाँ पर ये मामला नहीं है, वहाँ पर सारे के सारे डेमिगॉड्स हैं। महाभारत में सब डेमिगॉड्स हैं। वहाँ पर ये जो खुद से इंसान के जो एहसासात हैं, उससे जो कट ऑफ हो जाता है, माउंट ओलंपस बिलखुसूस इंसान के एहसास से कट ऑफ है। ये तो आप जानते हैं। हाँ, उस अस्तूरे में यानी आप ये कह रहे हैं कि देवता बहुत ज़्यादा इंसानी फ़ितरत पे बनाए हुए हैं। अध देवता हैं, जो आधे इंसान हैं, जिनके इंसानी जिसमें बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। और ह्यूमन कनेक्शन नहीं है उस, यानी ह्यूमन कनेक्शन कट ऑफ नहीं होता। हुँ। माउंट ओलंपस का कभी ह्यूमन कनेक्शन हुआ ही नहीं। ज़ूस का कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। वो तो हमेशा इंसानों के खिलाफ ही रहा है। सही है, सही है, सही या है, कोई भी आप सही। खुदा को ले लें, वो तो हमेशा इंसानों के खिलाफ ही रहे हैं। कभी उनकी आपसी जंगों के दरमियान इंसान बेचारा पिसता है। बिल्कुल। वहाँ पर ये नहीं है महाभारत में। वहाँ पर हर रिश्ता आपको प्योर मिलता है। वाह! हर एहसास प्योर मिलता है आपको। और उसकी जो वुसअत है, वो तो ख़ैर है ही बड़ी, ओडेसी से ज़्यादा वसी है वो कहानी। शानदार। और इसमें उसमें हाँ। और उसमें जो डिस्ट्रक्शन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 साल का ओडेसिस का हाँ। गुम जाना है, वहाँ पर 2.5 करोड़ लोग मर रहे हैं। तो वो ज़्यादा मेरे नज़दीक, वो जो ट्रेजेडी है वो ज़्यादा बड़ी है। 2.5 करोड़ लोग मर रहे हैं। यानी कि 2.8 मिलियन की फ़ौज है दोनों की, कौरवों की और पांडवों की। और हर फिर बड़े फ़ौजी, अच्छा। हाँ, 10 लाख की फ़ौज पांडवों की है और 1 लाख और 18 लाख की फ़ौज कौरवों की है। और फिर हर बड़े, यानी कि वो उनके यहाँ ये है कि 1-1 लाख पर 1 सिपह-सालार है। तो हर सिपह-सालार की कहानी वहाँ पर मौजूद है और हर कहानी के अंदर कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं। वाह! सारे रिश्तेदार हैं। भई दादा पोते को मार रहा है, पोता दादे को मार रहा है।
परदादा जो है वो सब कुछ देख रहा है, खामोश है, असातिज़ा खामोश हैं, फिर एक द्रौपदी का और उसके दरमियान सिर्फ एक खुदा है और वो कृष्णा है, और वो भी ज़्यूस वाला खुदा नहीं है, वो इनके दरमियान रहता है, इनके अपने रिश्तों में रहता है, रिलेटेबल है। रिलेटेबल है। और फिर ये तो पॉडकास्ट मेरे साथ हो गया यार। सही है। नहीं, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पर भी आपसे पूछी थी, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, ओनली टू कीप इट इन द रिकॉर्ड। जी। रिसाइया दब पर क्यों नहीं आना चाहते? नहीं, ये तो मैंने पहले भी अर्ज़ की। हाँ, वो मैं नहीं, आपने ऑफ द रिकॉर्ड पूछी ना, मैं रिकॉर्ड ये में लाना मैंने पहले भी अर्ज़ की थी। चाहता हूँ, हाँ, अभी तक अपने आप को इस लायक नहीं समझता, तैयार नहीं समझता। बड़ी ख़्वाहिश है, अब तक तैयार नहीं अपने आप को समझ। किस किस तनाज़ुर में आप ये कहते हैं? यानी कि आप इल्मी एतबार से, या पूरी नॉलेज नहीं है, या एहसास का कोई मामला बस है? एक लफ्ज़ को रिप्लेस कर लेना, इल्म नहीं स्किल कर ले। स्किल नहीं है। हाँ। हाँ, सही है। अभी अभी ना, यानी मज़ीद। यानी मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अपने बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करना है। यानी कि जो खुद के मसाइल होते हैं, जो इंसान को शायरी में डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान शायरी करता है, वो इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। क्या ये वजह हो सकती है? यानी कुछ नज़रियाती मसाइल ना कहें, इससे ज़्यादा भी आसान कर लेना कि अभी मैं इससे ज़्यादा बेहतर शायरी चाहता हूँ, सही, सही। तब मैं इस तरफ आऊँ। हाँ, एहसास का मामला नहीं है यहाँ पर। एहसास का मामला हरगिज़ नहीं है। सही है। एहसास का मामला या आप हरगिज़। क्राफ्ट को और रिफाइन करना चाहते हैं अपने। हाँ, उस लायक होनी चाहिए। वैसे कभी आपने कोई तबाह आज़माई की कभी इस तरह? कभी कोई शेर कह लिया खामोशी से, किसी को बताया नहीं? कभी भी नहीं? या बताना नहीं चाह रहे आप? नहीं हुए नहीं। और यानी खुद से कभी कोशिश की नहीं, ख़्वाहिश की। हाँ, दानिस्ता तौर पर कभी कोशिश हाँ, अभी तक ख़्वाहिश की। कभी-कभी ये भी होता है ना कि इंसान ख़्वाहिश करता है, लेकिन दानिस्ता तौर पर खुद को रोक लेता है कि नहीं, अभी वो वक़्त नहीं आया कि मैं इस पर काम करूँ। नहीं, ऐसा भी इवन ऐसा भी नहीं है। यानी दानिस्ता तौर पे रुकना मुझे पता है, जब मैं ग़ज़ल से नज़्म की तरफ आ रहा था तो मुझे बता दिया गया था, असातिज़ा ने बता दिया था, हमारे उस्ताद हैं नईम गिलानी साहब। कई बार उन्होंने मैंने नज़्म लिखी तो कई बार उन्होंने टोका कि नहीं अभी लिखनी नज़्म, अभी नहीं लिखनी अभी। वो तब मैंने दानिस्ता अपने आप को रोका था। अब मैंने दानिस्ता नहीं रोका हुआ खुद को, अब बस मैं अभी तैयार नहीं समझता। शेर कहना तो किसी किसी भी मौज़ू पे, एक ये बारीक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि भई बस क़ुव्वत नज़्म के आ जाना शायरी थोड़ी होती है। बिल्कुल सही। ये तो मैं किसी को, आप 2 महीने दे दें मुझे किसी 7-8 साल के बच्चे के, क्राफ्ट सीख तो जाएगा। वो उसको मैं सिखा दूँगा। बिल्कुल सही। ये काफ़ी नहीं होता। लेकिन इतना काफ़ी होता है आपको ये बताने के लिए कि मैंने जो कहा है वो शेर है। हाँ, बिल्कुल ये सही। वाला काम मैं कर नहीं रहा ना इस काम के साथ। वो इफ्तिख़ार हैदर साहब का शेर है, अ, शेर वो है जो दिल से निकला हो, हाँ, हाँ, हाँ। नज़्म वो जो भुगत के लिखी हो। वाह! बस वही नज़्म वो वो जो भुगत के लिखी। ये यही वाला मामला है। नज़्म पर भी मैंने आना है, क्योंकि मेरे पास जब और उसमें भी वो इस बात को भी हम यहाँ वाज़ेह करते चलें कि सिर्फ़ भुगत लेने से, सिर्फ़ गुज़र जाने से भी काम नहीं होता। बात सिर्फ़ एक्सप्रेशन की नहीं है, एक्सप्रेशन में कोई ना कोई एक्स आपका लाज़मी होता है, तब जाके आपका आर्ट बनेगा। सिर्फ़ बिल इज़हार की बात नहीं है, इज़हार एक छोटा बच्चा कर तो रहा है, अपना रो तो रहा है, बिल्कुल सही है। उसका रोना कोई आर्ट थोड़ी है। बिल्कुल सही है। इस बहुत बढ़िया। हवाले से, जिस हवाले से आपने बात की, मेरे जज़्बात तो हैं और उनका इज़हार यकीनन होता भी रहता है। सही है। अशार में होता रहता है, उनको अंडरलाइन मैं नहीं करता, उनको पिन मेरी हर वो बात में जो उनका। जो साहिब नज़र हैं वो देख लेते हैं। हाँ, इज़हार तो होता रहता है उसका इज़हार, लेकिन सिर्फ़ इज़हार मामला नहीं है, बिल्कुल सही। सिर्फ़ इज़हार मामला नहीं है। उस इज़हार में जो एक्स होना चाहिए ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। नज़्म की हद तक मुझे लगा कि ठीक है, मैंने नज़्म कही तो तराजिम किए, ग़ज़ल कही, जिस हद तक नॉवेल लिखा, जिस हद तक मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ तक ठीक है। इस वाले का इसका एक्स बहुत बड़ा है सर। हाँ, अब ना, कैनवस बहुत हाँ, बड़ा है। इसका ना तो शेर में अभी आपको आप कहेंगे तो मैं भई अभी कितनी देर लगेगी मुझे, हाँ, मैं अभी 2 आपको मिनट। शेर सुना सही, दूँगा, शेर भी सुना दूँगा, वो शेर आपको अच्छा भी लगेगा, आप उस पर मुझे दाद भी दे लेंगे, मैं मुतमईन नहीं हो पाऊँगा। सही। ठीक।
क्योंकि ये तीनों काम मैंने बताया कि ये तो 3 महीने आप मुझे दें कि 7-8 साल का बच्चा दें, वो ये तीनों काम कर लेगा। वो आपको शेर भी सुना देगा, आपसे दाद भी ले लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो बात तो यही है कि मामला ना यहाँ तक महदूद नहीं है। तो इसलिए अब तक मुझे ना को ये सआदत नसीब नहीं हुई है और बस दुआ कर रहा हूँ। अच्छा अमार भाई, मैं जैसे आप मैं नहीं, नहीं, माज़रत मैं बात काट रहा हूँ। 2 हम्द 2 लिखी है मैंने। सही, नाते मेरे ख्याल से मेरे पास 4 नाते हैं कुल। तो मामला वहाँ पर भी यही है। वहाँ पर भी मैंने तो अक्सर कहा है और मैं बबांगे दौल बार-बार कहूँगा, टंकी की चोट पे कहूँगा, मैं आपका सबसे बड़ा फैन आपकी मोहब्बत बिल्कुल। हूँ। मुझे जब मैंने आपको दरियाफ़्त किया अपनी तन्हाई में, कुछ आपकी मखसूस ग़ज़लें थी, कुछ आपके मखसूस अशार थे, कुछ आपके 2-3 मसलन एक हारे हुए जवारी ने ओह! पेड़ पर लात मार दी होगी, सारे पत्ते गिरा दिए होंगे, या आप बिस्तर पे एक शख्स है ऐसे पड़ा हुआ। हाँ, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आपको आपके शेर सुनाना मकसूद नहीं है। परिंदगी आई, जी, जी। परिंदगी मैंने पढ़ी, परिंदगी मुझे पसंद आई, परिंदगी में एक छोटा-सा हिस्सा नज़्मों का था। नज़्में अपने आप में कमाल की नज़्में थी। एक अचानक से शिफ्ट आया कि अम्मार इकबाल की अगली किताब पूरी ही नज़्मों पर आ गई। ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? पीछे भी मैंने अच्छा हुआ ये बात देखें खूबसूरती से कनेक्ट कर गई। पीछे भी मैंने ये ज़िक्र किया ना कि एक ख़ास पद तक तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने नज़्म लिखने ही नहीं दी थी मुझे। तो सही, परिंदगी के आने से चंद माह पहले तो नज़्म लिखना मैंने शुरू की थी। जब मुझे इजाज़त मिली थी कि अब मैं नज़्म लिख सकता हूँ। सही। अच्छा फिर और उसमें मेरे ख़्याल से 12 या 13 नज़्में शामिल हो सकी थी परिंदगी में। बिल्कुल इतनी ही है। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि नज़्म पर ज़्यादा तवज्जो रही, नज़्म लिखता भी रहा और फिर नज़्म पहले छप भी नहीं पाई थी, तो इसलिए फिर नज़्म लिखी और मुख्तलिफ़ असनाफ़ में लिखी। फिर तवज्जो नज़्म की तरफ यानी ज़्यादा या आप ये समझ लें ना कि इजाज़त मिल गई भी। लाइसेंस टू किल आपको मिल गया तो बस। वैसे मैं ये भी पर्सनली बात आपको बताऊँ, मेरे नज़दीक मैं ग़ज़ल को ज़्यादा अज़ीज़ जानता हूँ अच्छा। और जब मैंने आपको दरियाफ़्त किया, ग़ज़ल से दरियाफ़्त हुँ, किया। अ, सफ़र तवील करूँगा, थकन समेटूँगा। तो पर्सनली जब मैंने आपकी नज़्मों की किताब देखी, मैं तो आग बबूला हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? तब तक मैंने पढ़ी ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन जैसे मैं यकी बाद दीगर नज़्मों को पढ़ता रहा, तो मुझे कंटेंट वाइज़ वही कमाल नज़र आया जो आपकी ग़ज़लों में था। गो कि मैं अब भी ग़ज़ल को टॉप पर रखता हूँ, नज़्मों को मैं उतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन आपके केस में मैं इतना वो देने के लिए तैयार हूँ उसको यानी कि ग्रांट देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, आपकी नज़्में जो हैं वो ज़र्रा नवाज़ी मेरे मिज़ाज की हुई। मैं ये पूछना ही चाह रहा था, अचानक से जो तवज्जो तब्दील हुई नज़्मों की तरफ, हुँ, ग़ज़लों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी उस दौर में, या सिर्फ़ आपने दानिस्ता तौर पर कि एक नज़्मों की किताब होनी चाहिए, सिर्फ़ नज़्में ही कहीं? या एक नहीं, माइंडसेट था कि भई नहीं, नज़्में ही कहनी थी? नहीं, 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 ग़ज़ल भी हो रही, साथ-साथ ग़ज़ल भी हो रही। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि उस ज़माने में भी, बल्कि वो नया-नया वक़्त उस वक़्त का मैं लाहौर भी नया-नया उसी वक़्त आया था। मेरा ख़्याल है ये है 2017, 17, 18, 16 ऐसे। हाँ, नहीं, हाँ, 2017-18 तो ग़ज़ल भी उस वक़्त हो रही थी। दोनों चीज़ें साथ ही नज़्मों की किताब में कुछ ग़ज़लें भी शाया करते थे यार। हाँ, ये हाँ, एक बात देखें अभी आप कह रहे हैं तो मुझे एहसास हुआ और बल्कि इसका कुछ सद्देबाप भी करते हैं। उसके बाद फिर ग़ज़ल नहीं शायद नहीं हुई ना, कोई ग़ज़ल शाया हाँ, नहीं। नहीं ग़ज़ल नहीं पब्लिश नहीं करवाई। और आपने ग़ज़लें होती फ़ेसबुक रही पर भी बहुत कम डालना शुरू कर दिए हाँ, ग़ज़लें। शेर भी होती रहीं। हाँ, फ़ेसबुक वग़ैरह पर ही फिर ग़ज़लें ज़्यादा मेरी पब्लिश नहीं हुई। बिल्कुल। ये बात सही कह रहे हैं। फिर आपकी नई ग़ज़लें हमें मुशायरों में सुनने को मिल रही हैं। मुशायरों में आपको फिर मिली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात। इसका क्या हल निकाल रहे हैं आप? फिर अब ग़ज़ल की किताब छाप लेते हैं। क्या करें? छाप दें, खुदारा छाप दें, हमने पढ़नी है। हाँ, बस इंतज़ार कर रहे हैं हम। ग़ज़ल अगली क किताब ग़ज़ल। पिछली बार हमने ये भी बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि अम्मार भाई, हमारे यहाँ तो एपिक एक ही है हुँ, बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो हीरो है, वो भी एक बहुत ज़्यादा, अब ये मैंने कल जो प्रोफ़ेसर आए थे, मैंने उनके साथ भी बात छेड़ी और मैंने उन्हें कहा कि मैं अम्मार भाई के साथ कल इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। और उन्होंने एक नुकता भी इसमें दिया, वो ख़ैर वो क्योंकि मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मैं उस पे नहीं आता, क्योंकि हम तहज़ीब पर बात कर रहे हैं।
हीरो भी हमारा सबसे मुख्तलिफ है। जो एपिक है हमारी, हम्म वो यानी कि आप मैं इसको अगर समझा सकूँ, हमारी एपिक पर काम क्यों नहीं हुआ? क्या समझते हैं आप? आपका एपिक्स के साथ आपकी रग़बत है। शाहनामे पर काम हुआ, इलियड ओडेसी पर काम हुआ, और बहुत सी एपिक्स पर काम हुआ। हमारी एपिक पर काम क्यों नहीं हुआ? काम जो रिसाई अदब है उसे छोड़ दें। इसे एक बहुत ही जनरलाइज़ करके देखें। माना क्या काम जैसे होना चाहिए? यानी कि अगर ये एपिक है, तो इसे बतौर एपिक प्रेज़ेंट क्यों नहीं किया गया? क्या एपिक सिर्फ़ असातीर की हो सकती है? क्या एक हकीकत बेस्ड वाक़ये को नहीं हो सकता? मेरे ख़्याल से तो प्रेज़ेंट तो किया गया है मेरे ख़्याल से। ये मैं आप पहले पहले ये वाज़ेह करें कि क्या काम जैसे किस तरीक़े से काम नहीं हो पाया? मिसाल के तौर पर जैसे अब एपिक्स के अंदर कुछ ख़ास एपिक्स के कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। जी, जी। एपिक्स के का हीरो है एक, हुँ, और उस हीरो के कुछ क्वालिटीज़ हैं। एपिक्स में वो मुबालग़ा राई भी है, हुँ, एपिक्स में ताली भी है, एपिक्स के अंदर ट्रेजेडी भी है। हुँ। हमारे यहाँ जो हमारी एपिक पर काम हुआ, वो एक ख़ास रसाई अदब के जो एक जो उसके कवायद व ज़वाबित थे, मरासी में हो गया, या सलामों की सूरत में हो गया, या नोहों की सूरत में हो गया। वो एक हाँ, बाकायदा एपिक तो नहीं नूहों हुई। की सूरत में, मरसिये की सूरत में, आम इवन ग़ज़ल के अशार में भी, तो ये तमाम चीज़ें आपको जितनी चीज़ें आपने अभी मेंशन की हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, हमने उसे ब्रैकेट नहीं किया सर, उसे लेबल नहीं किया। हाँ, सिर्फ़ उसको लेबल नहीं किया, इट्स ओके उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या म अच्छा किया ना हमने लेबल नहीं किया, लेबल करके चीज़ें जो हैं वो महदूद हो जाती महदूद हैं, हो जाती हैं, महदूद हो जाती तो हैं। वो महदूद हो जाती है। सिर्फ़ हमने उसे लेबल नहीं किया। बाकी काम तो किस पहलू से नहीं हुआ ये आप बताएँ? नहीं, वो एकदम तो हो काम रहा है, हर वो तो पहलू बिल्कुल से हो हो रहा है। रहा बिल्कुल हो रहा है है। और मेरे ख़्याल से सदियों से हो मुस्तकिल हो रहा। मेरे नज़दीक मेरी अपनी ख़्वाहिश है कि हुँ। इसे बतौर एपिक के कवायद व ज़वाबित पर रख कर तरतीब दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तारीख़ तो है, जी हाँ। लेकिन अदबी एपिक नहीं है। वो जो एक रज़्मिये का ख़ास एक तरीक़ाकार है, एक रज़्मिये का एक ख़ास एहसास है, एक गरज है रज़्मिये में। जिस तरह आप कहते हैं कि भई ओडेसियस का जो उसका अभी बात हो रही थी, जो उसका अपना लबो-लहज़ा है, उसका तर्जुमा करना भी मुश्किल है। वो घनगरज कहाँ से आए, जो ओडेसियस का लबो-लहज़ा है। उस तरह ये जो मामला है, मसलन जो खुतबात हमें मैदान करबला में मिलते हैं, जी हाँ। या हमें दरबार यज़ीद में मिलते हैं खुतबात, इनका भी एक अपना कमाल है। ये हमें सिर्फ़ तारीख़ के एक आप महदूद, क्योंकि तारीख़ भी अपने आप में एक बड़ा एक अजीब मौज़ू है। तारीख़ में महदूद मिलता है, या हमें मरासी में, या ये इसमें मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इसे बतौर रज़्मिया और हमारे अदब का, मशरिकी अदब का, क्योंकि ये एक ही रज़्मिया होगा। ये देखिए ये तो बहुत अच्छी सोच है और इस हवाले से हमने बहुत सारे कोने खाली छोड़े हुए हैं, बहुत सारे पहलू तशना है। इसकी ये मुख्तसर बात ये है कि इवन मरसिए की हद तक, सलाम की हद तक, इवन नात के हवाले से भी नया काम क्या देखने में आया? कोई भी पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में? नया काम तो कुछ कुछ नहीं है। इवन जो एक महदूद सी इख्तियाराती कायनात बन गई है, उससे भी नहीं निकले आप। बिल्कुल, सही बात। नया तो बहुत ही कम आपको देखने को कुछ बिल्कुल, मिलता है। सही है, आपने बहुत बड़ी बात की कि यानी वो जब इस्तारा मैंने अर्ज़ की ना कि मैं अपने आप को वो तैयार महसूस नहीं करता, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को या तो मैं वही काम कर सकता हूँ जो हो चुका है बिल्कुल, और नया कुछ हो नहीं पाता क्योंकि ले साँस भी आहिस्ता के नाज़ुक है बहुत काम। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपकी सोच बहुत आला है कि यकीनन होना चाहिए और इस हवाले से हमने तो समंदर छोड़े में समंदर छोड़े में कि हमारे पास मार्जिन तो है, यकीनन सब कुछ है। बिल्कुल होना चाहिए। मुशायरों का एक अपना तौर-तरीका हो गया है। मुशायरों का अपना एक अपना मिज़ाज हो गया है। और अभी से नहीं हुआ, मुशायरों को ये तकरीबन 20-25 साल से, या उससे भी पहले से अगर हम देखें, तो मुशायरों के अंदर हमें, जैसे आपने भी कहा, मैंने कहा मैं वही जुमले दोहरा लेता हूँ, मैंने कहा कंटेंट हम मुशायरों में नहीं मिलता। आपका एक ख़ास नुक्ता नज़र था, आपने कहा था कि मुशायरे का कंटेंट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। क्या हमें कंटेंट की तरफ आना नहीं चाहिए मुशायरे में? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और सबसे पहले तो इस लफ्ज़ के साथ सलूक हमें बदलना चाहिए हर 2 एतबार से।
अच्छे के एतबार से भी और बुरे के एतबार से भी। बहुत बुरा सलूक भी नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छा सलूक भी तकफीर नहीं करनी चाहिए, हाँ ना, शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। सही है। यानी मेरे ख़्याल से दुनिया की दीगर ज़बानों में अगर हम गौर करें और उर्दू में हम गौर करें तो शायद किसी और ज़बान में ओरेचर का कोई सेंस मज़ीद और रह ही नहीं गई है शायद। ओरल लिटरेचर सिर्फ़ उर्दू में अब मौजूद है, वो उसकी वाहिद सूरत मुशायरा है शायद। बिल्कुल सही। इसके अलावा सोचने से भी और तो कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल, नज़र आपने नहीं ये रही, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है है ना? क्योंकि ये नहीं इन्वेस्टमेंट है। खत्म हो चुका है। हाँ, तो बस इसको आप इसी तरह ट्रीट करें लिटरेचर के हवाले से। बाकी तमाम चीज़ें तो जो ज कुछ चीज़ों का ताल्लुक इस मुशायरे के कमर्शियलिज़्म से है, उनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना है उतना अच्छा है, उसे होने दें। वो शायरी का कुछ नहीं टेढ़ा होता उससे शायद। अहमद जावेद साहब कहते हैं शायर पर सब जायज़ है, खैर है। हाँ, हाँ, तो ना ये है फिर ये आम तौर पे एक बात निकलती है ना कि जी इससे शायरी को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सही बिल्कुल ठीक। जो शायर है ना, जो बेचारा है ही शायर उसका मुशायरा क्या बिगाड़ देगा? बिल्कुल सही बात है। माहौल, मशायरा, लोगों की पसंद, नापसंद, ये चीज़ें शायर का कुछ नहीं बिगाड़ हाँ, सकती। वो तो शायर है, उसको अपना हाँ, काम करना है। हाँ, चाहे वो प्रेज़ेंट करे बिल्कुल मुशायरे में ऐसा ना ही है। करे। और हमने जो बिगड़ते हुए देखा है, जो बिगाड़ अब तक हमारे सामने है या जो हो रहा है, उसका शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो आपने अभी मुझे बात की, ये बात वहीं पर आकर दोबारा रुक गई है। दोबारा प्लीज़ रिपीट कीजिए ऑन द रिकॉर्ड फिर मुशायरे का ताल्लुक किससे है? मुशायरे का ताल्लुक शायरी से है। नहीं, आपने कहा कि जो हो रहा है बिगाड़ उसका शायरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो बिगाड़ हुआ है उसका ताल्लुक किससे है? यानी कि हमने जो बात की थी कि ये मुख्तसर ये भाई कि जो इससे बिगड़ जाए वो शायर था ही नहीं ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो हमने वहाँ पर बात की कि ये परफ़ॉर्मेंस नहीं है। वो एक बहुत यानी ये 3-3 4 साल पहले से एक बात मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ, ये 2 लफ्ज़ हैं जो बड़ी आसानी से आम हो गए हैं। बड़े-बड़े मशायरों के बाद मुझे भी लोग मिले, यार फलाँ मुशायरे में फलाँ की परफ़ॉर्मेंस जुड़ गया है ना। ये बारीक बात लोग नहीं समझ रहे हैं कि मुशायरा परफ़ॉर्मेंस नहीं है, प्रेज़ेंटेशन है। हाँ, हाँ। अदाकारी नहीं है, पेशकारी है, क्या शायरी पेश की जानी है। क्या बात है! क्या बात है! सही है? बिल्कुल सही है। परफ़ॉर्मिंग आर्ट डांस नहीं है, डांस है परफ़ॉर्मिंग आर्ट। बिल्कुल सही है। ये तो पेश करना है। हाँ, ये अच्छा पेश करने और अदाकारी और पेशकारी में जितना आप फ़र्क सोचते चले जाएँगे, उतना बात आपको वाज़ेह होती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर देखें, जो चीज़ आप पेश कर रहे हैं, वो आपसे जुदा है। बिल्कुल सही है। जो मैं पेश कर रहा हूँ ना, वो मुझसे अलग है। वो अदब हो चुका, अब सिर्फ़ पेश किया जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये जो बिल्कुल ऐसे पेश करने का जो तरीका है, क्या ये भी आर्ट है? क्या प्रेज़ेंटेशन भी अपने आप में एक आर्ट है? अलग सेपरेट आर्ट है। सेपरेट हाँ आर्ट जी, है। वो सेपरेट आर्ट है। उसको आप शायरी से नहीं मिलाएँ। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। जी हाँ। यानी कि आपके पास एक पीस ऑफ आर्ट है, अब आपने एक नई आर्ट को जोड़कर उसमें आपने उसको प्रेज़ेंट करना है। हाँ, भले वो एक अलग आर्ट है, वो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कहानी दूसरी है ना, उससे यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उससे या मुशायरे से शायरी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। सही है। मिसाल के तौर पर आने वाले वक़्तों में एक ऐसा बहुत उम्दा शायर पैदा हो जाता है, जो बहुत उम्दा शायरी भी करता है और अपनी शायरी को रक़्स कर के पेश करता है। अच्छा डांस भी नहीं कर रहा चलो, समहाउ उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जो वो सुनाता है, वो करके भी दिखाता है। बिल्कुल सही। सही है। सही है। हालाँकि शायर जो है वो फ़र्ज़ करो भई ऐसा शायर पैदा हो गया, ठीक है, क्या कर निकल दिया गया मेरे आपने। मुँह से? अच्छा ऐसा शायर फ़र्ज़ करो पैदा हो गया, तो उससे शायरी को क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नहीं, नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं होगा। सही है। और हम क्या तमाम शायरों पे लागू कर देंगे कि अब से आप ऐसी शायरी करेंगे? ऐसा भी नहीं। इसलिए तो ग़ालिबन इसी यही तो वजह है कि हमारे मुशायरों में तरन्नुम भी चलता रहा है और तहत भी चलता रहा है। दोनों ही हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल फ़ॉर्म ऑफ प्रेज़ेंटेशन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो इन इन तमाम बातों से शायरी को कोई फ़र्क नहीं या यूँ कह लें कि शायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमार भाई नज़्म का क्या फ्यूचर देखते हैं? ग़ज़ल का भी और नज़्म का भी। फ्यूचर क्या है? आपकी नज़र में क्या आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि बिगाड़ तो आ रही ग़ज़ल है। का यार इसको ना कैमरे ज़ूम कर लें, ग़ज़ल के फ्यूचर का सबूत तो ग़ज़ल के पास्ट में है।
सही। सही है ना? जो वो जितना सफ़र कर चुकी है, वो ये साबित कर चुकी है कि वो आगे कितना सफ़र करेगी और करती चली जाएगी। तो बिल्कुल इस सही। हवाले से तो बात ही नहीं। नज़्म 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 का में सफ़र कदरे छोटा है। नज़्म का सफ़र छोटा है लेकिन डायनामिक है। पिछले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 70 साल में दूसरी ऐसी कौन-सी आर्ट फ़ॉर्म है जिसमें आपने इतने तजुर्बात, इतनी तब्दीलियाँ देखी हैं? बिल्कुल सही, नॉवेल कितने तरीक़ों से लिखा गया है आज तक? बिल्कुल सही। या दीगर चीज़ें कितनी ग़ज़ल में नहीं है इतनी तब्दील। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक वाहिद ऐसी सिन्फ़ है, हाँ, जिसने खुद को बहुत कम अरसे में मनवा लिया है। मनवा लिया है और कितनी वेरिएशंस इसकी कितनी हैं, यानी कि कितनी सबसे ज़्यादा जिद्दत का असर जो है वो शायद नज़्म ने ही लिया है। हर तरह के चेंजेस का असर जो है वो सबसे ज़्यादा नज़्म ने ही लिया है। क्योंकि ये शायद एक ऐसी सिन्फ़ थी कि फ्री थिंकर्स की मैं अगर हुँ। ठीक से समझा सकूँ आपको, बंधे हुए लोग नहीं थे क्योंकि जब जिस दौर में नज़्म आई, जी हाँ, उस दौर में ग़ज़ल पर वैसे ही बड़ी पाबंदियाँ थी। ऐसे तो ही, शायद लोगों ने नज़्म में अपने आप को आसान ईज़ी पाया कि हम नज़्म में कोई कोई काम कर सकें और फिर नज़्म ने फिर उसी तरह सफ़र किया है। ऐसे ही। ग़ज़ल अब आज़ाद हो चुकी है, अपने पुराने बंधनों से, अपनी पुरानी जो कैद थी उससे आज़ाद हो चुकी है। क्या आपको न लगता है कि ग़ज़ल में आइंदा भी कोई कैद आएगी? क्या इस ग़ज़ल तरह में का कोई क़ैद आएगी? यानी कि जो पहले एक कैद थी जो कि सर सैयद के दौर में या असद मानी के दौर में एक कैद थी ग़ज़ल में कि भई आपने इसको गुल बुलबुल से आगे नहीं लेकर जाना, आपने इसके अंदर समाजी मामलात नहीं शामिल नहीं, करने। नहीं आ सकती। ना ना कोई मेजर तब्दीली आ सकती। कोई मेजर तब्दीली भी नहीं आएगी, पता है? ये मेन बात ये मौज़ूआती एतबार पे जो हुआ वो हुआ। ग़ज़ल का फ़ॉर्मेट तय हो चुका, बड़े-बड़े इससे सर मार के सर फोड़ चुके, ये टस से मस नहीं हुआ। कुछ कोई और जिद्दत नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ऐसे तो फिर ग़ज़ल का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। नहीं ना, क्योंकि उसमें वो जिद्दत को अपनी सफ़र किसका जारी रहता है? सफ़र सिर्फ़ उसका जारी रहता है जो जिद्दत को अपने अंदर ज़म करता चला जाता है। सही, जो चेंज हो जाता है उसका भी सफ़र ख़त्म हो जाता है, जो नहीं चेंज हो पाता उसका भी सफ़र ख़त्म हो जाता है। जो एडॉप्ट कर लेता है, तो ग़ज़ल एडॉप्ट कितनी खूबसूरती से कर लेती है अपने उसी पुरानी साख़्त में। साख़्त तब्दील नहीं करती है साख कभी, तब्दील नहीं कर रही, बिल्कुल सही। फिर भी तमाम नई नई चीज़ें अपने अंदर ज़म कर लेती। आपको क्या लगता है कोई नई चीज़ आएगी? साख़्त के हवाले से तो नहीं होगा ऐसा। मौज़ूआती हवाले से तो ये सोचना ही फ़ुज़ूल है कि नहीं आएगी। हाँ, अच्छा हर 10 मुझे साल ये बाद बताएँ आएगी। ज़ुबान पर थोड़ी-सी बात करते हैं अमर भाई। हमेशा मुझे कोफ्त होती है, अब एक्सेप्ट करना पड़ता है अ, और मैं उसके दलाइल भी समझता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करने में मुश्किल है। उर्दू ग़ज़लों में अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इम्तिज़ाज एक्सेप्ट करना मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है। अच्छा। ये क्यों आया है? क्या ये इसका लाना ज़रूरी था कि हमारे पास अल्फ़ाज़ की कमी हो गई थी? हम क्यों मसलन मिसाल के तौर पर आपने एक बार शेर सुना है, आपने भी कहीं जी हाँ, कैनवस आपने जी हाँ। बाँधा है ग़ालिबन, मुसव्विर कैनवस पर सो गया हाँ था। जी, कैनवस है, कीपैड है कहीं और चंद लफ्ज़। तो क्या ये इन इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना उर्दू ज़ुबान में ज़रूरी था? क्या ये हमारी ज़ुबान में अल्फ़ाज़ की कमी हो गई थी? ये जो अब तो ख़ैर ये मौज़ू काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि आया दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ का इस्तेमाल शायरी में किया जाए या ना किया जाए। इस बारे में ना बहुत रिजिड मेरी राय ये है कि ज़बान का लफ्ज़ तो भाई आप बहुत दूर और बहुत आगे चले गए। आवाज़ भी अगर आप कोई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना ठूँ, ठा, चूँ की तो वो भी कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए। लफ्ज़ तो बहुत आगे चला गया। हाँ, उसके इस्तेमाल के हवाले से जैसे कि मिसाल के तौर पर मोटी-सी बात है ना अंग्रेज़ी का गलत लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तयशुदा बात है भई अंग्रेज़ी के गलत तलफ़्फ़ुज़ में तो लफ्ज़ नहीं या गलत लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इतनी मोटी-सी बात ये है कि भई जब आपकी ज़ुबान में उस लफ्ज़ का मुतबादिल मौजूद है और वहाँ पर वो पूरे माना भी दे रहा है, तो फिर भी आप ज़बरदस्ती अगर किसी और ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलत है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है और ये वाज़ेह रखिए कि इस ज़रूरत का ताल्लुक ज़बान की कमी से हरगिज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ुबान में आपकी वो लफ्ज़ कम है, बस बहुत सारी बातें बयान नहीं हो पाती,
उसके लिए कोई बात बयान करने के लिए हो सकता है मुझे कोई आवाज़ निकालनी पड़े उसके साथ, कोई बात बयान करने के लिए हो सकता है कोई गेस्चर देना पड़े मुझे उसके साथ, कोई बात बयान करने के लिए हो सकता है कोई निशान मुझे लगाना पड़े उसके साथ। भाई आप अजीब-सी बात है, लेकिन हो सकता है कि इस बात पे क्या कहते हैं बहुत बुरा मनाया जाए मेरी इस बात का, लेकिन आप इवन इमोजी आइकॉन्स भी इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है भाई, क्या हर्ज है? अल्फाज के मुतालिक तो मैं समझता हूँ, क्योंकि जाहिर है हमारी जुबान अव्वलन है ही मुख्तलिफ जुबानों का एक तो साज, ये भी बात और सही है। सारे लफ्ज हाँ, दीगर जुबानों से हैं। इस तो पहलू अगर से अंग्रेजी भी आ जाएगी तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं जी, है। जी, जी, इस पहलू से भी सही है। हाँ, जहाँ वो खल रहा है ना आपको तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने उस लफ्ज़ को वहाँ सही बरता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब वो जो इमोजी वाली आपने बात की, मैं उसको वहीं पर रोक रहा हूँ, मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा। ठीक। मुझे ये बताएं, हिंदी जुबान हम देखते हैं, हिंदी जुबान में ये कमाल है, अगर हम माने ना माने हमें मानना पड़ेगा कि उसने तमाम जदीद अल्फाज को ढाल कर अपने अल्फाज ईजाद किए हैं, अच्छा। हमने नहीं किए। मिसाल के तौर पर टीवी का हमारे यहाँ नेमुल बदल नहीं है, उनके यहाँ है। अच्छा। रेडियो का हमारे यहाँ नेमुल बदल नहीं है, उनके टीवी यहाँ का है। क्या नेमुल बदल है उनके पास? है कोई लफ्ज़? हाँ जी, बिल्कुल है। रेडियो का है गालिबन। दैट एक्सप्लेन्स इट ना हाँ, सर। ये दूरदर्शन है गालिबन। बात खत्म हो गई ना, जी, आपको सोचना पड़ गया ना। जी, जी। इसका मतलब है नहीं है। सही, इसका मतलब है इंडिया में टीवी की जगह टीवी ही बोला जा रहा है भाई। सही। सही है। इसी तरह उर्दू में भी हैं जो अल्फ़ाज़ की जिन अल्फ़ाज़ की हमें ज़रूरत थी, वो हमने ले लिए। कुछ अल्फ़ाज़ हमने अपना लिए, कुछ लोन वर्ड्स थे, कुछ अल्फ़ाज़ अपना लिए, अब वो अपने हो गए। और और बेकार काम किया ही नहीं हमने। ऐसा हाँ, कह रहे हैं। और जिन अल्फ़ाज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी, उनको नहीं अपनाया। और ऐसे यानी आगे भी ऐसा होता रहेगा, जो हमारी ज़रूरत के अल्फ़ाज़ होंगे, वो हमारी ज़ुबान में खुद ब खुद आ जाएँगे। यानी कि हमें ये सोच पैदा नहीं करनी चाहिए कि उर्दू किसी भी तरह से कोई रिजिड ज़बान है, जो अपने अंदर अल्फ़ाज़ को समो नहीं रही है और हिंदी ज़्यादा बेहतर तरीके से समो रही है। हरगिज़ ऐसा नहीं। दोनों ज़ुबानें अपनी ज़रूरत के अल्फ़ाज़ अपने अंदर समा रही हैं। बल्कि उर्दू ज़्यादा बेहतर तरीके से मसलहत के तहत जो अल्फाज की उसको ज़रूरत नहीं है नहीं है, उनको उसकी रिजेक्ट रफ़ा दफ़ा कर रही है, हाँ, उनको रिजेक्ट कर रही है। रिजेक्ट कर रही है। जबकि वहाँ पर वो अल्फाज बनाए जा रहे हैं, अपनी वोकैब्युलरी को बढ़ाए जा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हमें नहीं याद आया ना मिसाल के बिल्कुल, तौर पर अगर अगर वो लफ्ज़ वैसे मुझे खप आ गया चुका याद। अगर वो लफ्ज़ खप चुका होता तो ज़ुबान की नोक पे होता। बिल्कुल सही। इससे इसके अलावा कोई उसूल ही नहीं हाँ, है। बिल्कुल। भई खप चुका होता ज़ुबान की नोक पे हाँ, होता। बिल्कुल। और अगर खप चुका है, तो फिर वो आपकी ज़ुबान का हिस्सा बन गया है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वैसे अगर ये पॉडकास्ट अगर लाइव हो गया तो लोग नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे, जो बातें आप कर रहे हैं? मुझे क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मैं बड़े तजस्सुस का शिकार हूँ, मैं बड़ा खुद को रोक रहा हूँ इस हुँ। बात पर। आपने एक बात की है और मैंने दानिस्ता तौर पर खामोशी इख्तियार की है, लेकिन मैं चूँकि खामोश नहीं रह पा रहा, अब मैं आपसे दोबारा वो इमोजी वाली बात कर लेता हूँ। ये आपने किस मयार पर कहा है कि इमोजीज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इमोजीज़ की हमारी ज़ुबान में क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है, यानी कहने का वो मकसद ये था, एक स्टेप इससे पीछे आ जाए ना मैं कहीं बिल्कुल कि पीछे यार आ कोई जाता हूँ। अब आवाज़ ब्रैकेट्स, यानी कि जॉन ने ब्रैकेट लगाए, आवाज़, आपने भी ब्रैकेट ब्रैकेट लगाए। भी वो तो ज़बान का हिस्सा ही है, जी, वो तो ज़बान का हिस्सा ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई आवाज़ है ना, उसको भी आप अपनी नज़्म में, अपने मिसरे में शामिल कर सकते हैं। किसी के गिरने की आवाज़ है, उस वक़्त मुझे वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अब तो कोई मानत से तो पीछे ही छूट गया। हाँ। आवाज़ भी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ तो बहुत आगे चले गए भाई आप। मैं कह रहा हूँ आप आवाज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है! ये क्या है वो साहिर की नज़्म है, शायद अल्लाह करे आपके मिसरा ज़हन में आ जाए। क्या बहुत सी यार जैसे मिसालें यार हैं। चूड़ी की छन छन, हाँ, छन छन, छन खन खन, हाँ, बहुत से इस तरह के हाँ, मामले तो हैं। आप आवाज़ पे नहीं एतराज़ कर रहे यार, आप लफ्ज़ पे एतराज़ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप आवाज़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोजी के मामले में मैं थोड़ा-सा ज़रा वो हुआ। उसकी आवाज़ नहीं होती है। बिल्कुल। तो शायरी का पहला ही क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। लेकिन नहीं मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना इमोजी के तौर पे, कोई ऐसी चीज़ इस निशान का ये मतलब है आज से, ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, हर्फ़ नहीं है। वरना लेकिन आपकी इस कही हुई निशान बात का ये आपकी कही हुई बात इतना दूर जाती, लोगों के दीवाने इमोजीज़ पर बनने लग जाते आहिस्ता। इमोजीज़ वरना इमोजी के दीवान आ जाते। गलती है पूरी की पूरी हाँ, इमोजीज़ में, खुद समझो। हाँ, लेकिन कर सकते हैं यार शायरी में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? आपके वज़न पे तो कोई देखिए, फ़र्क नहीं इमोजी पड़ेगा। इमोजी दरअसल मेरे नज़दीक, आप आवाज़ की बात करें, इमोजी मेरे नज़दीक आवाज़ का अवसर आवाज़ है, नहीं है ना। वो तो रस्मुल ख़त है। हाँ, रस्मुल ख़त इमोजी रस्मुल ख़त है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करता हूँ मान लें, और
फिर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, ज़ाहिर है अगर मैंने कुछ सुना नहीं है आपसे तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। अगली किताब कब आ रही है? अगली किताब जब छाप दी किसी नहीं, वो जो दीवान आपने जो कुलियात आपने कहा था वो कब आ रहा है? हाँ, वो ग़ज़ल के हवाले से मैं सोच रहा हूँ, बस वो सुस्ती में बैठा हूँ, हालाँकि वो हाँ, बस मेरी मेरी अपनी काहिली है, मेरे ख़्याल से इस साल आ जाए। आपने मुझे कहा है कि वो इस प्रूफ साल रीड आ जाए। होकर तैयार होकर पड़ी है। हाँ, इस साल आ जाएगा इंशाल्लाह। नाम से लेट किया है कोई? नहीं, ज़हन में कोई भी नहीं? यस बताना नहीं चाह रहे नहीं, ये आप? दिल पे से रखिए। अम्मार भाई मुझे आपसे एक ग़ज़ल सुननी है और एक नज़्म भी सुननी है। नज़्म आप अपनी मर्ज़ी की, बल्कि मैं वो भी बता देता हूँ आपको, मैं भेड़िया था अगर याद है तो। अच्छा, मोबाइल में होगी मैं भेड़िया था, ज़बानी है। सही है। और एक मैंने आपसे ग़ज़ल सुननी है और वो भी मैं आपकी क्लासिक ग़ज़लों में से एक ग़ज़ल निकालता हूँ, जो बची है गुज़ार दूँ। अच्छा, क्या सुनाऊँ पहले आप बताएँ? जो आप कहें, जैसा आपका जी है। जो बची है गुज़ार दूँ। अच्छा, ज़िंदगी तुझ पे वार दूँ। अच्छा, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। क्या बात है! और तो कुछ नहीं है मेरे पास, ख्वाब हैं उस्ताद, मुस्तार भी। क्या बात है! अच्छा, क्या बात है! तो तुम सुनो और अनसुनी कर दो। तुम सुनो और अनसुनी कर दो, मैं सदा बार-बार दूँ। अच्छा, क्या बात है! क्या बात है! आज़मा लूँ तुझे वफ़ा कहकर, तुझको राहे फ़रार दूँ। अच्छा, क्या बात है! क्या बात है! सब्र को तक़वियत मिलेगी क्या, सब्र को इख्तियार दूँ। अच्छा, क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! और वो नज़्म यूँ है कि उस नज़्म का उन्वान है भूख। क्या बात है! मैं भेड़िया था। मैं भेड़िया था, मैं तेज़ रफ्तार खून आशाम भेड़िया था, मेरे बदन पर तवील अरसे से सांप बनकर जो भूख लपटी हुई थी मुझको वो डस रही थी, वो रफ्ता रफ्ता मेरे बदन को निगल रही थी, ये जहर मुझको मजीद वहशी बना रहा था। मैं क्या बात भेड़िया, क्या बात है! क्या बात! गजाल थी वो, हाय, हाय, हाय! गजाल थी वो, और इस बयाबा की वुसअतों का जमाल थी वो। अब उसके बारे में क्या कहूँ मैं, सुबुक रवि में खुदा आप अपनी मिसाल थी वो, कमाल थी वो। मैं ताक में था, मैं 6 दिनों और 7 रातों से उस हसीना की घात में था। अब उसके नज़दीक आ गया हूँ, मगर वो मेरे बदन की मशकूक खून आलूद बू को पाते ही दौड़ती है। हाय, मैं जस्त भरता हूँ, सोचता हूँ क्या कि मेरी रफ्तार से बेचारी सुबुक रवी में अगर न हारी तो जीत जाएगा सांप। साँप पाली। क्या बात है! क्या बात है! बहुत शुक्रिया अम्मार भाई, हमने आपका बहुत टाइम लिया। हाँ लेकिन जी। इंशाल्लाह आइंदा भी टाइम लेंगे, अरे नए नए सवालों के हाँ, साथ, नए बिल्कुल। मौज़ूआत के साथ और नई बहसों के साथ आपके पास ज़रूर आएँगे हम। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट अप्रैल का रिकॉर्डेड था। बीच में अय्याम अज़ा आ गए, मैं इसे पोस्ट नहीं कर सका। रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ तो मैंने कहा इसे पोस्ट करता हूँ आप हज़रात के लिए। और सबसे पहले तो बहुत-बहुत माज़रत भी है कि मैं 1.5 माह कुछ पोस्ट नहीं कर सका। ज़ाहिर है अपनी अज़ादारी के मामलात होते हैं और मेरे लिए ये बहुत दिक्कत तलब काम है कि मैं अपनी अज़ादारी को या अपनी अज़ादारी के तरीके को दुनिया के सामने दिखाऊँ। मैं कैमरा पकड़ कर नहीं कर सकता ये काम। मैं ज़रात पर जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कैमरा लिया मैंने DJI का वो ऑस्मो जो आया है वो मैंने लिया। मैंने कहा जाके ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा, आप लोगों के सामने पेश करूँगा, मुख्तलिफ़ अज़ादारियाँ दिखाऊँगा। लेकिन मुझसे हो ही नहीं सका। क्योंकि इंसान अपनी कैफ़ियत में होता है, इन 2 माह में एक मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में होता है, तो इंसान नहीं कर पाता। मुझसे तो ख़ैर नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा, अगले अय्याम अज़ा में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप हज़रात को शेयर कर सकूँ। ज़ाहिर है वो एक इस तरह का काम है कि मुझे उस पर खुद को आमादा करना पड़ेगा और एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना अब तो आसान है, लेकिन जब कैमरा हाथ में होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ख़ैर, ये था आज का पॉडकास्ट। इंशाअल्लाह अगला पॉडकास्ट गौर जाचवी साहब के साथ है और वो एक मन की बात मास्टर क्लास है, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है। आप उसे ज़रूर देखिएगा और आप उसे बहुत एन्जॉय करेंगे।